नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका थर्ड चैप्टर विद्युत धारा उसका एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि विद्युत सेल क्या होता है, इसके साथ में विद्युत सेल की बनावट और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। इसके साथ में आप देखेंगे सेल का टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसमें आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर सीखने वाले हैं जो कि आगे भी यूज में आती रहेगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय भी काफ़ी यूजफुल होगी। देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। हमने NCERT की पाठ्यपुस्तक के अकॉर्डिंग पहले दूसरे चैप्टर की वीडियोज़ तैयार कर लिए हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, भौतिकी में होता क्या है कि यदि किसी टॉपिक को समझना है तो उसे पूर्व की सभी बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। वो जो चीज़ें हैं छोटी छोटी वो आगे जाकर यूज में आती है। इस वीडियो की जो बातें हैं, जो टर्म्स हैं, वो आगे यूज में आएगी। कई ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आगे यूज में आएंगे, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय हो, चाहे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम यदि सोल्व करेंगे तो भी हमारे यूज में आएंगे। क्लियर? देखिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं कि विद्युत सेल क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं विद्युत सेल क्या होता है, आपने अपने घरों में यूज में लिया है। देखिए, काहे में विद्युत सेल का प्रयोग होता है, आपने कैमरे में, टेप रिकॉर्डर में या किसी मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है उनका प्रयोग किया है, और ये सभी सेल के उदाहरण होते हैं। जैसे हम घड़ी के अंदर पेंसिल सेल का प्रयोग करते हैं, छोटे सेल का प्रयोग करते हैं, जो दीवार घड़ी होती है उसमें इतने बड़े सेल का प्रयोग करते हैं, शुष्क सेल होता है। तो हम जानते हैं एक्चुअल में कि सेल होता क्या है, उसकी बनावट हमने देखी है, उसकी संरचना देखी है। और जो हैंड वॉच होती है, हाथ में बांधने वाली जो घड़ी है, उसमें सेल की साइज छोटी होती है, वो भी एक सेल ही होता है दोस्तों। तो ये जो सेल हैं वो हमने देखे हैं पहले। अब एक्चुअल में जो सेल है भौतिकी के अंतर्गत कहते किसे हैं, डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, आपने जो सेल देखे हैं उन सभी का यूज क्या रहा है। वो सेल क्या करते हैं कि उस सेल के अंदर मौजूद होती है रासायनिक ऊर्जा। कुछ केमिकल भरे होते हैं, रसायन भरे होते हैं, और वो रसायन है उनमें संचित होती है रासायनिक ऊर्जा, और वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो जो विद्युत सेल है वो भी एक ऐसा उपकरण, ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। देखो डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दें, विद्युत सेल कहलाता है। क्लियर? देखिए, हम ये जानते हैं दोस्तों कि इस ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है, कांस्टेंट है, फिक्स है। अर्थात जो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा है वो न तो बढ़ रही है न ही घट रही है, इसे हम नष्ट भी नहीं कर सकते। ये जो ऊर्जा है वो केवल एक रूप से दूसरी रूप में कन्वर्ट हो रही है। ठीक उसी प्रकार से सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, और सेल क्या करता है, उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ये स्वयं में कोई ऊर्जा क्रिएट नहीं करा, केवल इसका काम इतना ही है कि विद्युत ऊर्जा को, ये रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में क्रिएट करता है। तो विद्युत सेल की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर से सुन लीजिए कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दें, विद्युत सेल कहलाता है। हम एक ये डेफिनेशन और देंगे, पहले मैं इस डेफिनेशन को पुट कर देता हूं आप लोगों के सामने कि ऐसा उपकरण जो
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दें, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दें, विद्युत सेल कहलाता है। विद्युत सेल कहलाता है। तो विद्युत सेल का काम क्या हुआ है? ये ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का कार्य करता है, अर्थात ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए, जब विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, हम विद्युत ऊर्जा से संबंधित वीडियो भी बनाएंगे। विद्युत ऊर्जा में होता क्या है, आवेश गतिमान अवस्था में आ जाते हैं। विद्युत ऊर्जा पाकर क्या करेंगे, आवेशों को गतिज ऊर्जा मिलेगी। आवेशों को गतिज ऊर्जा मिलेगी, इसका मतलब है आवेश गति कर रहे हैं। आवेश जब गति करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा तो तब प्रवाहित होती है जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है। जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है तो आवेश गति करते हैं। यहां पर भी विद्युत ऊर्जा पाकर आवेश गति करें, अर्थात विभवांतर उत्पन्न हुआ है, विभवांतर उत्पन्न हुआ है। तो जो विद्युत सेल होता है उसका भी यही कार्य होता है कि वह दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न कर देता है। तो ऐसा विद्युत उपकरण, ऐसा उपकरण जो दो बिंदुओं के मध्य एक समान विभवांतर उत्पन्न करने का कार्य करता है, विद्युत सेल कहलाता है। तो जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है कि ऐसा उपकरण जो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, कोई दो बिंदु ले लीजिए और दोनों बिंदुओं के मध्य एक समान विभवांतर बनाए रखने का कार्य करता है या विभवांतर उत्पन्न करने का कार्य करता है, विद्युत सेल कहलाता है। तो डेफिनेशन देखिए, ऐसा उपकरण जो दो बिंदुओं के मध्य एक समान विभवांतर बनाए रखता है, एक समान विभवांतर बनाए रखता है, विद्युत सेल कहलाता है। विद्युत सेल कहलाता है। जो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्रिएट करता है उस उपकरण को ही हम विद्युत सेल कहते हैं दोस्तों। अब जो विद्युत सेल है उसकी बनावट क्या होती है वो देख लीजिए। कोई जो विद्युत सेल है उसका जो मूलभूत जो ढांचा है वो किस प्रकार का होता है। देखिए, इसमें एक दृढ़ बाह्य आवरण होता है जो कि हमने यहां पर दिखा दिया। ये मोस्टली प्लास्टिक का बना होता है, दृढ़ प्लास्टिक से ये बना होता है। इसके साथ में यहां पर दो इसमें छड़ें लगी होगी। कितनी छड़ें लगी होती हैं? दो छड़ इसमें लगी होगी। एक छड़ थोड़ी सी मोटी, जो इन छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन छड़ों को देखिए, मैं जो बोल रहा हूं उसे आप लोग समझ भी लेंगे कि किसी विद्युत सेल के अंदर दो छड़ें लगी होती हैं जिनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड टर्मिनल कहा जाता है। उनमें से एक जो टर्मिनल होता है वो धनावेशित या उच्च विभव पर होता है, दूसरा टर्मिनल ऋणावेशित या निम्न विभव पर होता है। जो धनावेशित टर्मिनल होता है उसे हम एनोड कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? एनोड कहा जाता है। ये उच्च विभव पर होता है। इसका जो वोल्टेज होता है वो ऋण वाले जो इलेक्ट्रोड है उससे ज्यादा होता है। इसका वोल्टेज ज्यादा,
ये धन विभव पर होता है, इसे एनोड कहा जाता है। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो ऋण विभव पर होता है, इसको कैथोड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? कैथोड कहा जाएगा। ये जो दोनों ही छड़ें हैं वो एक रासायनिक पदार्थ में डूबी हुई होती है और उस रासायनिक पदार्थ को हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहेंगे। उस रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघट्य पदार्थ कहा जाता है। तो ये रासायनिक पदार्थ में डूबी होती है और उस रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ कहा जाता है। देखिए, ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, इसकी बनावट आप लोग समझ लेंगे। किसी विद्युत सेल के अंदर एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, जिसमें दो छड़ें डूबी होती हैं और उनमें से एक छड़ उच्च विभव पर, जिसे हम एनोड कहते हैं, दूसरी जो छड़ है वो निम्न विभव पर, ऋण विभव पर होती है, उसे हम कैथोड कहते हैं। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, किसी भी सेल के अंदर जो बनावट होती है उसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड तो दूसरा कैथोड कहलाता है। अब यह है किसी सेल की बनावट और यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यदि हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य किसी विद्युत उपकरण को जोड़ दें, इन दोनों को आपस में संयोजित कर दें, तो जो धारा है वो प्रवाहित होती है, आवेश वाहक प्रवाहित होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए मेरी बात को, कि यदि हम इन दोनों के बीच में यहां पर कोई उपकरण लगा दिया जाए, या जैसे कोई बल्ब लगा दें, कोई कुछ भी आप विद्युत उपकरण लगा दीजिए, वो सेल की क्षमता के अकॉर्डिंग उनमें से धारा प्रवाहित होगी। यदि उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो इनमें से धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल नहीं होगी। तो जब यहाँ से जो धारा है, यहाँ इन दोनों को यदि आपने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से होती हुई इसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो क्यों होता है? क्योंकि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में, दोनों टर्मिनल्स के दरमियान एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और जो आवेश हैं वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। जब आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और विद्युत धारा का प्रवाह होने का मतलब आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं या जो सेल के अंदर हैं, वहां पर आयन गति करते हैं। सेल के अंदर तो आयन आवेश वाहक होते हैं और सेल के बाहर जो धारा प्रवाहित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होती है। तो सेल के बाहर धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, सेल के अंदर धारा आयनों की वजह से। धनायन और ऋणायन दोनों ही गति करेंगे। जैसे मैं बात करूं, यहां पर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसमें कोई सा भी एक हम ले लेते हैं, जैसे लेड सल्फेट हमने ले लिया तो PbSO4। तो यहां पर जब इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ये Pb+2 में टूट जाएगा और ये SO4 माइनस में टूट जाएगा, -2 में टूट जाएगा। तो यहां से दो आयन बन गए, धनायन भी बन गया और ऋणायन भी बन गया। मैंने इसको धनायन और ऋणायन से दिखाया है। ये जो धनायन है वो ऋण टर्मिनल की ओर गति करेगा और ये जो ऋणायन है वो धन टर्मिनल की ओर गति करेगा। ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं और एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं। धनायन की दिशा में धारा बहती है और ऋणायन की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो यहां पर आप लोग समझ लीजिए कि जो धारा का प्रवाह है वो सेल के अंदर तो धारा प्रवाहित होती है ऋणावेश से आयनों की वजह से, और सेल के बाहर जो धारा का प्रवाह है वो ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, ये था किसी सेल का मुख्य रूप से जो ढांचा है वो किस प्रकार का होता है। इसके साथ में हमने यहाँ पर चर्चा की कि किसी सेल की बनावट है वो किस प्रकार की होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो विद्युत सेल है वो कितनी प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल के प्रकार देखिए, आप इनको छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं।
विद्युत सेल के प्रकार। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल, और दूसरा जो प्रकार है वो है द्वितीयक सेल। अब देखिए किसे कहा जाता है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की डेफिनेशन में आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर डेफिनेशन क्या है मैं यहां पर पुट नहीं करूंगा, डेफिनेशन बता रहा हूं। आप लोग इसे समझ लीजिए कि प्राथमिक सेल कौन सा होता है, जो घड़ी में प्रयुक्त होता है, जो कैमरे में प्रयुक्त होता है। आजकल तो कैमरे में भी ऐसे सेल आने लगे हैं जो चार्जेबल होते हैं। द्वितीयक सेल भी प्रयुक्त होने लग गए हैं। तो घड़ी वाला आप सेल लेकर चलें, या टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त होने वाले सेल की हम बात करें तो वो जो सेल होता है वो प्राथमिक सेल होता है। और ये हम जानते हैं कि जब घड़ी कई दिनों तक चलती रहती है तो वो जो सेल है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है और एक दिन घड़ी चलना बंद हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस सेल को घड़ी में से निकाल कर फेंकते हैं और नया सेल लाकर लगा देते हैं। ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर जो सेल है वो केवल एक ही बार यूज आया। एक ही बार का मतलब है एक बार जब वो डिस्चार्ज हो गया तो उसे हम निकाल कर फेंकते हैं, नया सेल का प्रयोग करना पड़ता है। द्वितीयक सेल में ऐसा नहीं होता। एक बार यदि सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो उस सेल को हम घरों में आने वाले जो विद्युत ऊर्जा है, जो धारा प्रवाहित होती है, उनकी सहायता से उसे फिर से चार्ज कर लेते हैं, फिर से उसे आवेशित कर लेते हैं और दोबारा उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं मोबाइल के अंदर होती है बैटरी। हमें जानते हैं कि मोबाइल को हमने चार्ज किया तो धीरे धीरे जैसे ही हम मोबाइल को यूज में लेते हैं वो डिस्चार्ज होता चला जाता है और समय के साथ में अंत में वो स्विच ऑफ भी हो जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ है कि उसकी जो बैटरी है वो धीरे धीरे ड्रेन होती हुई धारा प्रवाहित करना बंद कर देती है, डिस्चार्ज हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, उसको फिर से चार्जर की सहायता से, जो विद्युत ऊर्जा है उसकी सहायता से पुनः उसको चार्ज कर लेते हैं। तो उस सेल को हम कहते हैं द्वितीयक सेल, जिनसे हम एक से अधिक बार विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मोबाइल में प्रयुक्त बैटरी है वो द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है। सीसा संचयक सेल भी द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है। मैं प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रख दूं। जैसे शुष्क सेल, घड़ी में प्रयुक्त होने वाला जो सेल है वो कौन सा सेल होता है? प्राथमिक सेल होता है। इसके साथ में डेनियल सेल, लेक्लांस सेल, वोल्ट सेल, सारे के सारे प्राथमिक सेल होते हैं। ये जो नाम है वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। हम विद्युत वाहक बल इसके बाद में जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें भी इनका वर्णन करेंगे, समझेंगे। तो जो द्वितीयक सेल है उन्हें बार बार के ऐसा विद्युत सेल जिनसे हम एक से अधिक बार विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, या एक बार निरावेशन होने के पश्चात, निरावेशन का मतलब डिस्चार्ज होने के पश्चात पुनः चार्ज करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल किसे कहेंगे? कि ऐसे विद्युत सेल जिन्हें एक बार निरावेशन होने या डिस्चार्ज होने के पश्चात पुनः यूज में नहीं लिया जा सकता, जिन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल सुनिए। शुष्क सेल है, डेनियल सेल है, लेक्लांस सेल है, वोल्ट सेल, सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। द्वितीयक सेल के उदाहरण जैसे मोबाइल में प्रयुक्त जो बैटरी है वो किसका एग्जाम्पल है? द्वितीयक सेल का उदाहरण है। और जैसे सीसा संचयक सेल है, किसान टॉर्च में यूज में आता है। और जैसे कई ऐसे कैमरे में भी आजकल द्वितीयक सेलों का ही प्रयोग होने लग गया है, जिन्हें बार बार यूज में ले सकते हैं, वो हैं द्वितीयक सेल। तो दोस्तों ये थे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? दोस्तों अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। नाम देख लीजिए, सेल का विद्युत वाहक बल, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसको हमने शॉर्ट में लिखा है EMF से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए नाम में आ रहा है फोर्स, और नाम में फोर्स आ रहा है, बल आ रहा है,
तो हमें ये लगता है ये कोई बल है, जबकि एक्चुअल में ये बल नहीं है। सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि ये बल नहीं है। सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो विभवांतर होता है। यह वास्तव में विभवांतर होता है। वास्तव में क्या है? वास्तव में विभवांतर है। विभवांतर है, न कि बल, न कि बल। इसके नाम के आगे बल लगा हुआ है, बट ये बल नहीं है। फिर इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? सेल का विद्युत वाहक बल। देखिए, विद्युत वाहक बल, वाहक का मतलब है ले जाने वाला, और जब किसी कण पर, पार्टिकल्स पर बल लगता है तो वो गति करता है। विद्युत वाहक बल, विद्युत को ले जाने वाला बल। तो विद्युत को ले जाने वाले बल का मतलब है आवेशों को ले जाने वाला बल। तो इस आधार पर इसका नाम पड़ गया कि विद्युत वाहक बल। ये आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? विद्युत वाहक बल। जबकि ये एक्चुअल में है क्या? विभवांतर है। और हम ये जानते हैं कि जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होंगे। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो आवेशों को गति करने में सहायता करता है, आवेशों को गतिमान करता है, इसलिए इसका नाम है विद्युत वाहक बल। ये वास्तव में विभवांतर है, ना कि बल। अब देखो, इसकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन भी हम यहां पर देखेंगे। ये हमारे पास में कोई सेल है, ये हमने क्या दिखाया है? ये है विद्युत सेल, और विद्युत सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड है जो कि धनात्मक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। धनात्मक इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। क्लियर? अब यहां से हम इस सेल से जोड़ देंगे किसी विद्युत उपकरण को। हमने क्या जोड़ दिया? इस सेल से किसी विद्युत उपकरण को जोड़ दिया है। यहां पर भरा होता है सेल के आंतरिक भाग में अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ, देखिए समझ लीजिए, विद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब है कि ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब इनको विद्युत अपघट्य पदार्थ क्यों कहा गया है? कि जब इन टर्मिनल्स को हम किसी स्रोत से जोड़ देते हैं तो इसमें भरे जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका विद्युत अपघटन हो जाता है। अपघटन का मतलब है एक अणु है वो धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, तो उसको हम कह रहे हैं अपघटन। और यदि विद्युत के कारण से ऐसा होता है तो इसलिए इसे कहा जा रहा है विद्युत अपघटन। तो ये जो रासायनिक पदार्थ इसमें भरे हैं इनका विद्युत अपघटन हो जाता है, और जब विद्युत अपघटन होता है तो एक धनायन बनता है, दूसरा ऋणायन बनता है। अब वो जो धनायन और ऋणायन है इन इलेक्ट्रोडों की ओर, विपरीत प्रकृति वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। धनायन और ऋणायन क्या करेंगे? विपरीत प्रकृति वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं, और जब ये गति करते हैं तो धारा का प्रवाह होता है, विद्युत ऊर्जा क्रिएट होती है। एक बार देखो, फिर से सुन लीजिए मेरी बात को, कि यहां पर भरे हैं रसायन, रासायनिक पदार्थ भरे हैं, और रासायनिक पदार्थों के अंदर होती है रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया से जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा किस में बदल रही है? विद्युत ऊर्जा में। देखो यहां पर अंदर क्या होगा? रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। यहां पर क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, और रासायनिक अभिक्रियाओं से हमें क्या मिलने वाला है? रासायनिक अभिक्रियाओं से हमें प्राप्त होती है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा होती है और वहां से हमें क्या मिल जाएगी? विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी। विद्युत ऊर्जा हमें मिल गई है। अब विद्युत ऊर्जा यदि आप लोगों को प्राप्त हो गई है, विद्युत ऊर्जा मिल गई है, तो वो विद्युत ऊर्जा क्या करती है? विद्युत ऊर्जा का मतलब होता क्या है? आवेश का प्रवाह करना। प्रति एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया जो कार्य होता है वही है विद्युत ऊर्जा। तो एक्चुअल में विद्युत ऊर्जा मिल रही है, इसका मतलब है आवेश गति कर रहे हैं, आवेश गतिमान हो रहे हैं। तो जो ऊर्जा है वो आवेशों को गति करती है, अर्थात दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न करती है, अर्थात धारा का प्रवाह करती है। तो जो विद्युत ऊर्जा यहां पर बनी है
उससे धारा का प्रवाह होता है। इस पूरे सर्किट के अंदर यहां से इस तरीके से धारा का प्रवाह होता है और यही है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है सुन लीजिए कि हम इसकी जो वेल डिफाइंड यदि डेफिनेशन दें तो ये एक्चुअल में है क्या, विभवांतर है। एक्चुअल में क्या है, ये विभवांतर है और इसको कैपिटल ई से लिखेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल और इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे और कैपिटल ई से लिखा जाएगा। तो संपूर्ण परिपथ में किसी आवेश को एक पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया जो कार्य होता है उसको हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए विभवांतर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है, कार्य बटे में आवेश। तो यहां पर भी वैसा ही है, यहां पर जो कार्य है उसमें वो कार्य ऐसा है कि पूरा का पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं हम आवेश को। तो प्रति एकांक धनावेश को किसी सेल के एक पूर्ण चक्कर लगाने में जो किया गया कार्य है उसको हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल का मतलब है कि एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य, पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य बट्टे में आपके पास में है आवेश। बट्टे में क्या है, आवेश। तो E बराबर आपके पास में आ गया W नेट। नेट का मतलब है कुल कार्य बट्टे में आवेश, जो आवेश पूरे चक्कर को कंप्लीट कर रहा है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसकी डेफिनेशन क्या है कि सेल के अंदर प्रति एकांक धनावेश, सेल के अंदर और बाह्य परिपथ में प्रति एकांक धनावेश को एक पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला है W नेट। नेट का मतलब है कुल कार्य जो कि किसी आवेश को बाहर और अंदर, देखो बाहर का मतलब तो हो गया यहां से लेकर यहां तक, अंदर का मतलब हो गया यहां दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में यहां से यहां तक। तो किसी आवेश को पूरा एक चक्कर लगवा रहे हैं और लगवाने में जो भी काम करना पड़ता है वही है सेल का विद्युत वाहक बल। तो डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रति एकांक धनावेश को, प्रति एकांक धनावेश को सेल के बाह्य व आंतरिक भाग में पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो वास्तव में विभवांतर है, ना कि बल। तो यहां से देखिए स्पष्ट कर लीजिए कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक। फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है। तो E का मात्रक वही होगा जो W पॉन में Q का मात्रक। W का जो मात्रक है वो है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। तो किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसका मात्रक होता है वोल्ट। उसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो सेल का विद्युत वाहक बल है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड नहीं करती, वो सुन लीजिए। सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो डिपेंड करता है कि ये जो प्लेटें हैं या जो इलेक्ट्रोड है वो कौन से मेटर के बने हुए हैं। तो प्लेटों के पदार्थ और जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसकी प्रकृति पर इसका मान डिपेंड करता है। देखो किन दो चीजों पर, किन दो राशियों पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोडों के
और विद्युत अपगढ़े पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोड है वो कौन से पदार्थ के बने हैं, विद्युत अपगढ़े पदार्थ आपने कौन से लिए हैं, उसके ऊपर सेल का विद्युत वाहक बल डिपेंड करेगा। अब देखो किन पर डिपेंड नहीं करता, एक तो डिपेंड नहीं करता विद्युत अपगढ़े पदार्थ आपने कितनी मात्रा में लिया है, विद्युत अपगढ़े पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर डिपेंड नहीं करता, और इलेक्ट्रोड कितनी मात्रा में विद्युत अपगढ़े पदार्थ में डूबे हुए हैं इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, जो विद्युत वाहक बल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ई की निर्भरता, ई की निर्भरता किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोडों व विद्युत अपगढ़े पदार्थ की प्रकृति पर, विद्युत अपगढ़े पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। क्लियर। ई की जो वैल्यू है वो जो आपने इलेक्ट्रोड लिए हैं उस पदार्थ की प्रकृति पर, साथ में जो विद्युत अपगढ़े पदार्थ है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। ई की अनिर्भरता मतलब किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसका मान किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर। इलेक्ट्रोड विद्युत अपगढ़े पदार्थ में कितने डूबे हुए हैं उसके क्षेत्रफल पर, और इसके साथ में विद्युत अपगढ़े पदार्थ की मात्रा पर भी विद्युत वाहक बल डिपेंड नहीं करता। तो देखिए किन किन पर डिपेंड नहीं करता, विद्युत अपगढ़े पदार्थ की मात्रा पर, विद्युत अपगढ़े पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। दूसरा पार्ट कौन सा है, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर भी इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती। साथ में विद्युत अपगढ़े में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, विद्युत अपगढ़े में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर ई की निर्भरता नहीं होती, अर्थात इनका ई का मान इन पर डिपेंड नहीं करता है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इसी में ही। अब देखिए दोस्तों, हम कुछ सेलों के लिए विद्युत वाहक बल की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे प्राथमिक सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो नियत होता है। शुष्क सेल हम जानते हैं, तो शुष्क सेल, देखिए आपने शुष्क सेल को गौर करके देखा है तो उसके ऊपर आपको 1.5 वोल्ट मिलेगा, चाहे वो छोटा वाला सेल हो चाहे बड़ा वाला सेल हो। जैसे टेप रिकॉर्डर के अंदर थोड़ा बड़ी साइज का सेल आता है, बट वो भी 1.5 वोल्ट का ही होता है। छोटा सेल होता है शुष्क सेल, तो भी वो 1.5 वोल्ट का ही होता है। तो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.5 वोल्ट। इसी प्रकार से कक्षा 12 में ही आप एक्सपेरिमेंट करेंगे लेक्लांसी सेलों से संबंधित। लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल वो भी 1.5 वोल्ट का होता है। क्लियर। इसके साथ में हम दो अन्य, ये भी प्राथमिक सेल है, ये भी प्राथमिक सेल ही है। हम बात करते हैं डेनियल सेल की। डेनियल सेल, देखिए डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल
1.08 वोल्ट होता है। 1.08 वोल्ट। केमिस्ट्री में यहाँ पर आपको 1.1 भी मिल सकता है। एक्चुअल में जो वैल्यू है वो 1.08 वोल्ट ही है। इसके साथ में हम बात करते हैं वोल्टेज सेल की। तो जो वोल्टेज सेल है उसका विद्युत वाहक बल भी डैनियल सेल के इक्वल ही होता है। विद्युत वाहक बल इतना ही होगा। क्लियर? तो ये हमने कुछ सेलों के विद्युत वाहक बल आप लोगों के सामने रखे हैं। अब देखिए दोस्तों कि किसी सेल का जो प्रतीक चिन्ह है वो किस तरीके से लिखा जाता है। सेल का प्रतीक चिन्ह, सेल का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे एक जो लाइन है वो बड़ी, दूसरी लाइन छोटी, और जो बड़ी लाइन होती है वो धन विभव पर धनात्मक टर्मिनल कहलाता है, ये एनोड है। और जो छोटी लाइन है वो ऋणात्मक विभव पर, इसका विभव निम्न होता है और इसे हम कैथोड कहते हैं। ये किसी सेल का विद्युत वाहक बल प्रतीक चिन्ह होता है। और यदि इस तरीके का प्रतीक चिन्ह है तो ये नियत विद्युत वाहक बल के लिए है। इसमें जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है? नियत E के लिए है ये। अब यदि E की वैल्यू ही परिवर्तनशील हो तब इसके ऊपर एक एरो का निशान दिखाया जाएगा। इस तरीके से एरो का निशान यदि दिखाया जा रहा है इसका मतलब है परिवर्ती E के लिए, परिवर्ती E के लिए। इट मीन्स यहां पर विद्युत वाहक बल बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, यदि हम किसी सेल को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ देते हैं तो उससे धारा प्रवाहित होती है। अब धारा प्रवाह की जो डायरेक्शन है वो सदैव धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। धन से बाहर निकलेगी और ऋण में प्रवेश करेगी। इसका मतलब है कि सेल निरावेशित हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। यदि हमने सेल को किसी परिपथ में जोड़ा और वो डिस्चार्ज हो रहा है तो जो धारा की डायरेक्शन है वो किस तरीके से होगी? देखिए, सेल के निरावेशन के समय, निरावेशन का मतलब क्या है? डिस्चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय। देखिए ये आपके पास में सेल है, दिमाग में इसको फिट बिठा लीजिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और धारा सदैव पॉजिटिव टर्मिनल से इधर की इस तरीके से प्रवाहित होगी, इधर से बाहर निकलेगी, इसमें प्रवेश करेगी। कब? जब सेल डिस्चार्ज होता है। और जब हम किसी सर्किट में सामान्य तौर पर लगाएंगे इसका मतलब वो डिस्चार्ज ही हो रहा है, निरावेशित हो रहा है, टर्मिनल से धारा बाहर ही निकलेगी। अब जब हम जैसे द्वितीयक सेल होता है उससे बार बार हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है, आवेशित करना पड़ता है। तो आवेशन के समय उसमें धारा की डायरेक्शन है वो अपोजिट कर दी जाती है। तो सेल के आवेशन के समय, सेल के आवेशन के समय, सेल के आवेशन के समय, आवेशन का मतलब है चार्जिंग करते टाइम, चार्जिंग के समय, चार्जिंग के टाइम पर जो डायरेक्शन है वो देखिए पहले की तुलना में अपोजिट हो जाएगी। धारा की जो दिशा है वो अपोजिट होगी, विपरीत दिशा में होगी। क्लियर? अब देखिए कुछ स्थितियां और भी आप लोग समझेंगे। जैसे इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो धनात्मक होगा तो इसका होगा ऋणात्मक। यदि ऐसा है तो धनात्मक विद्युत वाहक बल, ऐसा है तो ऋणात्मक विद्युत वाहक बल लिया जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि किसी परिपथ में दो सेल इस तरीके से जुड़े हुए हैं, दो सेल इस तरीके से जुड़े हुए हैं। इसका विद्युत वाहक बल है E1, इसका विद्युत वाहक बल है E2। देखिए विद्यार्थियों गौर करके देखो, समझिए इन कंडीशंस को। यहां से धारा बाहर निकल रही है, इधर से भी धारा बाहर निकल रही है, दोनों सेलों की वजह से इधर धारा बह रही है। इसका विद्युत वाहक बल धनात्मक, इसका विद्युत वाहक बल भी धनात्मक। क्लियर? दोनों का विद्युत वाहक बल धनात्मक है तो कुल विद्युत वाहक बल इनका क्या हो जाएगा?
कुल विद्युत वाहक बल E बराबर E1 प्लस में E2, E1 प्लस में E2। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इस तरीके की कंडीशन भी हो सकती है। ये E1 है और ये E2 है। देखो तो, समझो तो, इसका विद्युत वाहक बल है E1, इसका विद्युत वाहक बल है E2, और जो धारा बह रही है वो देखिए इस धन टर्मिनल से दूर जा रही है, जबकि इसके धन टर्मिनल के पास की ओर आ रही है। तो इसका विद्युत वाहक बल है वो तो धनात्मक, इसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक। क्लियर? देखो यहां पर इसका जो विद्युत वाहक बल है वो तो है प्लस में, किसमें होगा? प्लस में। इसका विद्युत वाहक बल होगा वो माइनस में। विद्युत वाहक बल को ई से पुट कर रहे हैं ना, तो यहां पर इसका विद्युत वाहक बल प्लस में होगा, हालांकि इसका विद्युत वाहक बल E2 है जो कि माइनस में होगा। तो इसका कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? इसका कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा E1 प्लस में है और E2 माइनस में है, ये विद्युत वाहक बल होगा। क्लियर? तो यहां पर E1 माइनस E2 होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा देखिए कि भाई यहां पर धारा बह रही इधर, इसका मतलब है कि ये वाली जो बैटरी है इसकी वजह से धारा बह रही है, या इसका जो विभव है वो ज्यादा है, इसका विभव है वो कम। तो उच्च विभव में से विपरीत क्रम में जुड़े हुए हैं, यदि एक ही क्रम में जुड़ते तो विद्युत वाहक बल जुड़ जाता, बट ये ऋणात्मक टर्मिनल, फिर इसका ऋणात्मक टर्मिनल इसके ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। उच्च वाले में से निम्न वाला हम घटा रहे हैं। क्लियर? तो दोस्तों ये था किसी सेल का विद्युत वाहक बल। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर की, टर्मिनल वोल्टता की। देखिए सेल की टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल विभवांतर क्या है? हमारे पास में कोई सेल है और उस सेल के बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। इसे हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्मिनल वोल्टता को किससे लिखा जाएगा? कैपिटल बी से लिखा जाता है। और जैसे इसकी डेफिनेशन आप लोग समझ लीजिए कि ये आपके पास में कोई सेल है, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं और यहां से किसी आवेश को यहां तक लेकर आए, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में किसी आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसको ही हमें टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या है? प्रति एकांक धनावेश को सेल के बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आ गई? एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्रति एकांक धनावेश को सेल के बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। मैं यहां पर डेफिनेशन पुट कर देता हूं। क्या है डेफिनेशन? कि प्रति एकांक धनावेश को, प्रति एकांक धनावेश को सेल के बाह्य परिपथ में, सेल के बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल वोल्टता एक ही बात है। क्लियर? टर्मिनल वोल्टता को हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल V किसके तुल्य होगा? देखिए कैपिटल V बराबर होगा बाह्य परिपथ में किया गया कार्य।
तो बाह्य परिपथ में किए गए कार्य को W एक्सटर्नल से मैंने पुट कर दिया है, तो W एक्सटर्नल बट्टे में Q के इक्वल होगा। सेल की टर्मिनल वोल्टता किसके इक्वल होगी? W एक्सटर्नल बट्टे में Q के इक्वल होगी। क्लियर? देखिए इस टर्मिनल वोल्टता को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसके बाह्य परिपथ में कैपिटल I धारा बह रही है, तो जो टर्मिनल विभवांतर है ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू आर। तो इस और इस बिंदु के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इस प्रतिरोध कैपिटल R पर होगा। तो V बराबर I इंटू आर से भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर आप देख लीजिए कि जो टर्मिनल विभवांतर है ये तो एक तरीके का विभवांतर ही है, तो इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होता है। क्लियर? तो ये था सेल की टर्मिनल वोल्टता, अर्थात प्रति एकांक धनावेश को सेल के बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे टर्मिनल वोल्टता भी कहा जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। देखिए इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। स्मॉल आर का मतलब है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसी भी सेल के अंदर का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। देखो सुनना समझना कि जब सेल को हम बाह्य परिपथ में किसी स्रोत से जोड़ देते हैं तो अंदर भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आवेश गति करते हैं, आयनों के रूप में आवेश गतिमान हो जाते हैं। जब आयनों के रूप में आवेश गति करते हैं यहाँ पर, तो उनके मार्ग में उत्पन्न बाधा, रुकावट, व्यवधान सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, सेल के अंदर या आंतरिक भाग में आयनों के मार्ग में बाधा या आवेशों के मार्ग में बाधा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। सेल प्रतिरोध का मतलब है धारा के मार्ग में बाधा या आवेश प्रवाह के मार्ग में बाधा, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मतलब है कि सेल के अंदर आंतरिक भाग में आयनों या आवेश प्रवाह के मार्ग में जो उत्पन्न बाधा है उसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, सेल के अंदर आवेशों या आयनों के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा, आयनों के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा, मार्ग में उत्पन्न बाधा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर? देखिए दोस्तों, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। किससे लिखा जाता है इसको? स्मॉल आर से। अब ये जो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इसकी वैल्यू किन कारकों पर डिपेंड करती है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखिए इस डायग्राम की ओर लौटिए कि यदि इन दोनों इलेक्ट्रोड है, ये यहां पर दो इलेक्ट्रोड हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम L मान लें। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है? L। और ये जो इलेक्ट्रोड हैं इस विद्युत अपगड़े पदार्थ में इतने से डूबे हुए हैं। तो इलेक्ट्रोड जो विद्युत अपगड़े पदार्थ में डूबे हुए हैं, डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना कंसीडर कर लें? A कंसीडर कर लें। देखो दो चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर इस डायग्राम में बताई है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तो कितनी है? स्मॉल l। और विद्युत अपगड़े पदार्थ में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A। इसके ऊपर स्मॉल r की वैल्यू डिपेंड करती है। देखो किस तरीके से कि जो विद्युत अपगड़े पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं और उस विद्युत अपगड़े पदार्थ में ही आवेश प्रवाहित होते हैं। तो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी यदि ज्यादा तो आवेश ज्यादा दूरी तय करेंगे, ज्यादा प्रतिरोध होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि
जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी के समानुपाती होता है। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है मैं यहां पर पुट कर रहा हूं सीधा ही, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर डिपेंड करता है। L जहां क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, मध्य की ये दूरी है। क्लियर? सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है विद्युत अपगढ़े पदार्थ में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। जितना ज्यादा क्षेत्रफल डूबा होगा आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि आवेशों के मार्ग में जैसे आवेश जा रहे हैं तो यहां पर जितना भाग डूबा हुआ है तो उतना ही ज्यादा क्षेत्रफल उनको मिल जाएगा वहां पर जाकर इकट्ठा होने में। तो दूसरा इसका जो पार्ट है वो क्या है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो विद्युत अपगढ़े पदार्थ में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना क्षेत्रफल डूबा होगा आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ये जो A है वो है विद्युत अपगढ़े में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, अपगढ़े में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। क्लियर? देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से स्मॉल r समानुपाती हो जाएगा L बट्टे में A। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक कांस्टेंट यहां पर हम पुट करेंगे K, तो R बराबर K L अपॉन में A। ये हमारे पास में सूत्र आ गया है, फॉर्मूला आ गया है। ये जो K है वो है सेल नियतांक, सेल नियतांक, सेल स्थिरांक हम इसे कह सकते हैं। क्लियर? R इक्वल टू क्या है, K L अपॉन में A। तो जहां K क्या है, सेल नियतांक, तो देखिए R की वैल्यू L पर डिपेंड कर रही है, A पर डिपेंड कर रही है और इस K पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि K खुद दूसरी राशियों पर डिपेंड करता है। जो सेल स्थिरांक है उसका मान डिपेंड करता है जो विद्युत अपगढ़े पदार्थ है उसकी प्रकृति पर, उसकी सांद्रता पर, उसके ताप पर। तो जो R है वो भी विद्युत अपगढ़े पदार्थ की प्रकृति, उसके टेम्परेचर और सांद्रता पर डिपेंड करता है। तो यहां पर ध्यान देंगे कि K का मान विद्युत अपगढ़े पदार्थ की प्रकृति, ताप व प्रकृति पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। अब देखो तो आंतरिक प्रतिरोध को एक बार फिर से बता देता हूं मैं क्या है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इसका मतलब यह है कि सेल के अंदर धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, रुकावट, व्यवधान सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर? अब ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो कुछ कारकों पर डिपेंड करता है। एक, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर। यदि इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L है तो R का मान समानुपाती हो जाएगा L पर। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी होगी आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? दूसरा जो कारक है वो है कि विद्युत अपगढ़े पदार्थ में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। जितना ज्यादा क्षेत्रफल डूबा होगा आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो विद्युत अपगढ़े पदार्थ में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और R की वैल्यू और किन पर डिपेंड करती है? विद्युत अपगढ़े पदार्थ की प्रकृति पर, विद्युत अपगढ़े पदार्थ के ताप पर, विद्युत अपगढ़े पदार्थ की सांद्रता पर। तो इन कारकों पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हमने लिखी, इन दोनों को कंबाइन करके यहां पर लिखेंगे तो R समानुपाती L बाई A और यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे जिससे हम सेल नियतांक कहते हैं। सेल नियतांक की खुद की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? नियतांक है, बट इसका मान विद्युत अपगढ़े पदार्थ की प्रकृति, ताप और सांद्रता पर डिपेंड करता है। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होगा? बोलिए, कमेंट कीजिए। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होगा? अब यहां पर हमें रिलेशन देख लेते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध
टर्मिनल वोल्टता तथा सेल के विद्युत वाहक बल के मध्य क्या संबंध होता है? आप लोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक बोलिए। दोस्तों अब यहां पर हम सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में अब संबंध देख लेते हैं। देखिए क्या रिलेशन होता है। ये जो E है वो तो होता है किसी आवेश को संपूर्ण परिपथ में चक्कर लगाने में किया गया कार्य, और ये जो V है वो है कि सेल के बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब हम सेल का जो विद्युत वाहक बल है इसे क्या लिख सकते हैं? देखो एक बार मैं फिर से सेल का डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारे पास में सेल है और इस सेल के अंदर ये धनात्मक इलेक्ट्रोड, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, और यहां पर भरा हुआ है विद्युत अपघट्य पदार्थ, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r। अब देखो यहां से किसी आवेश को हम ले जाएं तो यहां से यहां तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो तो है E। वो कितना है? E। ये तो है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। अब ये तो है पूरा का पूरा चक्कर लगाने में किया गया कार्य। इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं कि किसी आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य वो है टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, और यहां से किसी आवेश को यहां तक ले जाने में किया गया कार्य है उसको मैंने लिख दिया है V से। यह है आंतरिक विभवांतर, आंतरिक विभवांतर। सेल के अंदर का जो विभवांतर है उसको मैंने स्मॉल v से पुट कर दिया। यदि इससे अंदर और बाहर जो सर्किट बना है इसमें से बहने वाली धारा यदि कैपिटल I है तो विभवांतर बराबर क्या होता है? धारा इंटू प्रतिरोध। तो अंदर जो प्रतिरोध है वो स्मॉल r, तो स्मॉल v बराबर कितना आ गया? I इंटू आर, I इंटू आर। तो यहां पर I इंटू आर पुट कर दीजिए तो E बराबर आ गया v प्लस में I इंटू आर। तो टर्मिनल विभवांतर बराबर क्या आ जाएगा? टर्मिनल विभवांतर बराबर हमारे पास में V इक्वल टू फॉर्मूला आ चुका है E माइनस में आई आर, E माइनस में आई आर। देखिए दोस्तों ये आ चुका है टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध तथा सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध V बराबर E माइनस आई आर। यह संबंध केवल तभी है जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो निरावेशन के समय। कौन से समय? निरावेशन के समय। चार्ज होते समय क्या है? धारा की दिशा बदल जाती है। ये कब है? निरावेशन के समय। निरावेशन को हम क्या कहेंगे? निरावेशन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्ज होता है तब डिस्चार्जिंग के टाइम, डिस्चार्जिंग के टाइम पर इस तरीके से। और जब इसको हम चार्ज करते हैं तो धारा की दिशा अपोजिट हो जाती है। तब क्या होगा? धारा की दिशा बदल जाएगी। तो जब यहां पर माइनस में है तो यहां पर हम ले लेंगे प्लस में। और ये फॉर्मूला कब है? आवेशन के समय, चार्ज करते टाइम, आवेशन के समय, और या इसे हम कहते हैं चार्जिंग के टाइम, चार्जिंग करते टाइम। ये वाला फॉर्मूला होगा। एक बार देखो इस रिलेशन को फिर से समझ लो। वीडियो हालांकि काफी लंबा हो गया बट समझ में आना जरूरी है कि पूरे परिपथ में किसी प्रत्येकांक धनावेश को, आवेश की जो वैल्यू है हमें एक ले ली है, हमने एक क्या ली है? आवेश की वैल्यू एक। तो यहां से उस आवेश को पूरा एक चक्कर लगवा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल सेल का विद्युत वाहक बल। इसकी डेफिनेशन हमने यही देखी। अब यदि यहां से आवेश को यहां तक लाएं तब उसको हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर, जिसको हमने कैपिटल V से लिखा। अब यहां से यहां तक लेकर आए उसको हम कह रहे हैं स्मॉल v, जिसको आंतरिक विभवांतर। तो ये जो टर्मिनल विभवांतर है, जो विद्युत वाहक बल है वो टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक विभवांतर दोनों के योग के बराबर होगा। और यहां से जो आंतरिक विभवांतर है, विभवांतर बराबर धारा इंटू प्रतिरोध पुट कर देंगे। तो अंदर का प्रतिरोध स्मॉल r, धारा बह रही है कैपिटल I, देन स्मॉल v बराबर I इंटू आर आ गया। यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर? इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, देखो यहां से लेकर यहां तक जो टर्मिनल विभवांतर है, टर्मिनल विभवांतर को भी हम देखिए क्या लिख सकते हैं? टर्मिनल विभवांतर
टर्मिनल विभवांतर है कैपिटल V। और कैपिटल V विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा इंटू प्रतिरोध। तो यहां से भी धारा I ही बह रही है। कितनी धारा बह रही है, I, और प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R। तो I इंटू कैपिटल R आ गया। यदि मैं इसके स्थान पर I इंटू कैपिटल R पुट कर दूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए यहां से हम स्मॉल r की वैल्यू, देखो मैं यहां से स्मॉल r की वैल्यू एक फॉर्मूला में यहां पर स्मॉल r का निकाल रहा हूं। यहां से I इंटू में r बराबर e माइनस वी, और r बराबर आ गया e माइनस वी बट्टे में I, और I की वैल्यू यहां से v बट्टे में r यदि हम पुट कर दें तो e माइनस वी, देखो यहां से I की वैल्यू लिख रहा हूं मैं v बट्टे में r, v बट्टे में R। तो ये आ गया हमारे पास में सेल का आंतरिक प्रतिरोध E माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल R, जिसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कह रहे हैं। और ये हमारे यूज में आएगा जब हम विभवमापी का टॉपिक पढ़ेंगे और विभवमापी के अनुप्रयोगों में सेल का आंतरिक प्रतिरोध फाइंड आउट करेंगे, तब ये फॉर्मूला हम वहां पर यूज में लेंगे। क्लियर। देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूले की ओर फिर से चलते हैं हम। V बराबर E माइनस में IR, V बराबर E माइनस में IR। खुले परिपथ में, खुले परिपथ का मतलब क्या हुआ, खुले परिपथ में ये यहां से खुला है, यहां से कनेक्ट नहीं है, तो यहां से धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो खुले परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो I की वैल्यू 0, तो V बराबर क्या आ गया, E आ गया। V बराबर क्या आ गया, E। इसका मतलब ये हो गया कि खुले परिपथ में सेल का टर्मिनल विभवांतर उसकी विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो टर्मिनल विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, खुले परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल ही टर्मिनल विभवांतर है। या सेल के विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन क्या है, खुले परिपथ में सेल का टर्मिनल विभवांतर ही सेल का विद्युत वाहक बल है। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, खुले परिपथ में, खुले परिपथ में सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर किसके बराबर होगा, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, के बराबर होता है, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो V बराबर E आ गया यहां पर। तो दोस्तों ये काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो रहा, आप हमारे साथ में अंत तक बने रहे। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, सेल क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, टर्मिनल विभवांतर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या चीज़ है, और टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध तथा सेल के विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।